Dear children, today we are going to read something about pastoralists in the modern world. It is in chapter 5 of history. Pastoralists in the modern world chapter, it discusses the nomadic pastoralists. So let us first of all understand who are nomads. Nomads are those people who do not live in one place, but they keep on moving from one area to the another to earn their living. इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि किस प्रकार पास्टोरलिज्म ने सोसाइटीज़ को इंडिया में और अफ्रीका में इन्फ्लुएंस किया। ये उसी प्रकार अफेक्ट पहुंचाता है जिस प्रकार कॉलोनियलिज्म ने उनके जीवन को इम्पैक्ट किया है, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. So this chapter firstly will focus on India and then on Africa. Let us now try to understand the pastoral nomads and their movements in the mountains of India. 19th century में गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट करते हैं माउंटेन्स की तरफ इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स. अब जाड़े के समय में वो लो हिल की तरफ मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स शिवालिक रेंज, और एंड ऑफ द अप्रैल वो फिर से नदर्न दिशा में मार्च करते हुए चले जाते हैं फॉर देयर समर. वो किस लिए कि वहाँ पर उन्हें ग्रेजिंग ग्राउंड्स मिलता है. दिस जर्नी इज नोन एज अ काफिला. अगेन दे स्टार्टेड देयर मार्च बाय द एंड ऑफ सितंबर. दिस टाइम दे आर बैक टू देयर विंटर बेस. The Gadi shepherds of Himachal Pradesh also had a similar cycle of seasonal movement. गुज्जर कैटल हर्ट्स जो होते हैं फ्रॉम द फर्दर ईस्ट, वो आते हैं ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर की ओर विंटर में, और फिर से वो हाई मेडोज़ पर जिसको हम कहते हैं द बुग्याल्स समर में चले जाते हैं. तो ये पैटर्न ऑफ साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर जो है वो एक टिपिकल कई पास्टोरल कम्युनिटीज़ की प्रक्रिया थी, स्पेशली जो हिमालयाज़ में रहा करते थे. इनमें भोटियाज, शेरपाज एंड किन्नौरीज बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पास्टोरल नोमैड्स के वैराइटीज़ कहते हैं या आप उनकी कम्युनिटीज़ कहते हैं. ऑन द प्लेटोज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स क्या हाल होता है. जो पास्टोरलिस्ट थे वो दे वर ऑल्सो फाउंड इन द प्लेटोज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया. आप महाराष्ट्र की बात करें, इन महाराष्ट्र डांगर्स जो थे वो इम्पोर्टेंट पास्टोरल कम्युनिटी हुआ करते थे, जो मोस्टली शेफर्ड्स होते थे, ब्लैंकेट वेवर्स होते थे, बफेलो हर्डर्स होते थे. मॉनसून के टाइम में दे यूज्ड टू स्टे इन द सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र. जैसे जैसे अक्टूबर नज़दीक आता था ये डांगर्स हार्वेस्ट करते थे अपने बाजरा को और फिर वेस्ट की ओर मूव कर जाते थे. जब वो कोंकण पहुंचते थे वहाँ पर कोंकणी पेजेंट्स उनको वेलकम किया करते थे, और खरीफ फसल के हार्वेस्ट होने के बाद जो फील्ड हुआ करता था वो फर्टिलाइज करने के लिए राबी हार्वेस्ट के लिए तैयार किया जाता था. तो ये पास्टोरलिस्ट वहाँ जाकर कोंकण पेजेंट्स के साथ मिलकर वो नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए फर्टिलाइज किया करते थे वहाँ के लैंड को, फील्ड को. इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हम देखें तो वो एक ड्राई सेंट्रल प्लेटो है जो स्टोन और ग्रास से कवर्ड होता है. यहाँ पर कैटल्स लाइक गोट्स होते हैं, शीप हर्डर्स होते हैं जिनको हम गोल्लाज के नाम से जानते हैं. उसके अलावा कुरुमास और कुरुबास शीप रेयरर हुआ करते हैं और गोट रेयरर हुआ करते हैं जो वोवन ब्लैंकेट्स बेचा करते हैं. सो ड्राई सीज़न के दरमियान ये जो कम्युनिटी है वो मूव कर दिया जाया करती थी कोस्टल ट्रैक्ट्स की ओर, और उस जगह को तब वो छोड़ा करती थी जब वो रेन आ जाया करता था. तो बंजाराज वेयर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स जो उत्तर प्रदेश के इलाकों में, गाँवों में पाए जाते थे. पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखे जाते थे. रायकाज एक ऐसी कम्युनिटी थी जो राजस्थान के डेजर्ट में मुख्य रूप से पाए जाते थे. मॉनसून के टाइम में ये रायकाज बाड़मेर से होकर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर उनके विलेजेस में ठहरा करते थे, और जहाँ जहाँ उन्हें पास्चर लैंड अवेलेबल होता था वहीं वो बस जाया करते थे कुछ लोग कुछ दिनों के लिए. अक्टूबर तक
वो मूव कर जाया करते थे दूसरे पास्चर लैंड की खोज में और पानी की खोज में, और नेक्स्ट मानसून में फिर से वो वापस उस स्थान पर आ जाया करते थे। तो जो पास्टोरल ग्रुप्स थे उनकी जो लाइफ थी वो सस्टेन करती थी बाय ए होस्ट ऑफ फैक्टर्स। अब उन्हें ये जज करना पड़ता था कि कितने लंबे समय तक हर्ड्स को एक एरिया में ठहराया जा सकता है और कहाँ जाने पर उन्हें पानी या पास्चर लैंड की उपलब्धि होगी। तो दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स, और इससे वो इंश्योर कर लिया करते थे कि जब वो मूव करेंगे डिफरेंट टेरिटरीज़ को होकर तो उनको कितना फ़ायदा कहाँ से मिल पाएगा। वो सेटअप करते थे एक रिलेशनशिप फार्मर्स के साथ भी ऑन द वे, ताकि उनके हर्ड्स को ग्रेज करने के लिए हार्वेस्टेड फील्ड मिल जाए और सॉइल को मैन्योर करने की भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस तरह से पास्टोरल लाइफ इंडिया में वैराइटीज़ ऑफ पास्टोरल लाइफ्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। अब कॉलोनियल रूल में पास्टोरल लाइफ का क्या हुआ? देखिए आप, पास्टोरलिस्ट जो थे उनके लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गए कॉलोनियल रूल के तहत। उनकी मूवमेंट रेगुलेट हो गई, ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो थे वो श्रिंक कर गया और जो रेवेन्यू उनके पास था वो भी इंक्रीज़ कर गया देने के लिए। तो उनके एग्रीकल्चरल जो स्टॉक थे वो डिक्लाइन करने लग गए और उनका ट्रेड और क्राफ्ट बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके कुछ कारण थे। इनमें 4 प्रमुख कारण थे जिनको हम बारी बारी से अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण था लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज फॉर फाइनेंस ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। इसलिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसमें ग्रेजिंग लैंड्स और कल्टिवेटेड फार्म्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात सोची, जिनके द्वारा वो अपने एक्सपेंशन कर सकते थे कल्टीवेशन की और अपने रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। तो जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड देखे गए उसे उन्होंने वेस्ट लैंड घोषित किया और मिड 19th सेंचुरी से लेकर वेस्ट लैंड रूल्स के तहत उन्होंने कंट्री के वेरियस पार्ट्स को अपने अंदर अपने अधीन लिया। उस रूल के तहत अनकल्टिवेटेड लैंड्स को टेक ओवर करके वो कुछ सेलेक्ट इंडिविजुअल्स को दे दिया करते थे। इस प्रकार उनकी रेवेन्यू जनरेट होती चली गई। दूसरा, बाय मिड 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि जो वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स थे उनको इनैक्ट किया गया डिफरेंट प्रोविंसेस में। इनके मुताबिक फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस किया करते थे कॉमर्शियली वैल्यूबल टिम्बर लाइक देवदार या साल, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और दूसरे फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया प्रोटेक्टेड फॉर्म में। ये जो फॉरेस्ट एक्ट्स थे उन्होंने पास्टोरलिस्ट के लाइफ को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया और उन्हें प्रिवेंट कर दिया गया फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनका इम्पैक्ट पास्टोरलिस्ट लाइफ पे बहुत गहरा पड़ता है वो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा सस्पिशियस नोमैडिक पीपल को अपने कैद में लेना। कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन, सो इन 1871 कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ने क्या पास आउट किया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके मुताबिक कई कम्युनिटीज़ थे जिसमें क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, पास्टोरलिस्ट हुआ करते थे, उनको क्लासीफाई कर दिया गया क्रिमिनल ट्राइब में और उनको कहा गया कि आप सभी क्रिमिनल हो बाय नेचर एंड बर्थ। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैक्सेशन वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, ऑन कैनाल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द पास्टोरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया जो थे ग्रेजिंग टैक्स इतनी इंट्रोड्यूस कर दी गई कि मिड 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत परेशानी का कारण बना। In the decades between 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to the contractors. 1880 के आते आते गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पास्टोरलिस्ट से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ये चेंजेस जो आए इससे पास्टोरलिस्ट के लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इन मेजर्स की वजह से शॉर्टेज ऑफ पास्चर हो गया, ग्रेजिंग लैंड्स टेक ओवर कर लिया गया, उन्हें कल्टिवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइन हो गई। तो पास्चर लैंड्स जब डिसअपियर होने लग गए तो फिर एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक जो थे उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। जो भी ग्रेजिंग लैंड रहता था वो कम पड़ता था। जब रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया गया पास्टोरल मूवमेंट्स पर, ग्रेजिंग लैंड्स और भी कंटिन्यूसली यूज़ किए जाने लगे, क्वालिटी ऑफ पास्चर्स डिक्लाइन हो गई।
इन रिटर्न आप कह सकते हैं कि एक फर्दर शॉर्टेज ऑफ फोरेज फॉर एनिमल्स हुआ और डिटोरिएशन ऑफ एनिमल स्टॉक की शुरुआत हो गई। तो इन चेंजेस के साथ पास्टोरलिस्ट ने किस प्रकार कोप किया, जरा अब हम इसे भी देखने की कोशिश करें। पास्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन वेरियस वेज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर ऑफ कैटल और कुछ डिस्कवर्ड पास्चर्स को रिड्यूस कर दिया। 1947 के बाद न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इससे क्या हुआ, जो कैमल और शीप हर्डिंग राइकास थे उनको ग्रेज करने के लिए जो कैमल्स का था वो उन्हें बैंक्स ऑफ द इंडस ले जाने लगे। ओवर द ईयर कुछ रिचर पास्टोरलिस्ट जो थे उन्होंने लैंड को ख़रीदा और सेटल डाउन हो गए और दे गेव अप देयर नोमैडिक लाइफ। कुछ तो पेजेंट्स बन गए कल्टिवेटिंग लैंड को अपने अंदर अधीन लेकर के, और कुछ इंडल्ज हो गए ट्रेडिंग में। इस प्रकार पुअर पास्टोरलिस्ट बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव ऑल्सो। दे स्टिल कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मैनी रीजन्स ऑफ आवर ओन कंट्री, और उनका नंबर काफ़ी एक्सपैंड किया है इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नए कानून और नए सेटलमेंट पैटर्न ने पास्टोरल कम्युनिटीज़ को अपने लाइफ को अल्टर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार पास्टोरलिज्म इन इंडिया बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होता है गवर्नमेंट के मेजर से। चलिए अब हम देखते हैं पास्टोरलिज्म इन अफ्रीका की क्या हाल होती है। अफ्रीका में आज भी लगभग 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पास्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइक पास्टोरलिस्ट इन इंडिया, जो अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट की ज़िंदगी है वो भी ड्रामेटिकली चेंज होती है ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। अब ये इनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो कहाँ चली गई अफ्रीका में। कॉलोनियल टाइम्स से पहले मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टीप्स ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया। 1885 में ये आधा हो गया with an international boundary between British Kenya and German Tanzania. After the cut, the best grazing lands were gradually taken over for white settlement, और जो मसाई थे उन्हें पुश कर दिया गया स्मॉल एरियाज़ में साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया में रहने के लिए। सो लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ईस्ट अफ्रीका थी उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया लोकल पेजेंट कम्युनिटी को कि वो कल्टीवेशन एक्सपैंड करे। तो प्री कॉलोनियल टाइम्स जो मसाई पास्टोरिस्ट थे उन्होंने डोमिनेट किया था एग्रीकल्चरल नेबर्स को, बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। लेकिन द लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज जो थे, इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट द मसाई वेयर कन्फाइंड विद इन। अब आप देखिए कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए। 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरियाज इन सर्च ऑफ पास्चर्स। लेकिन द लेट 19th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्पोज करना शुरू किया वेरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी। इस प्रकार जो वाइट सेटलर्स थे और यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे उन्होंने देखा कि पास्टोरलिस्ट को एक डेंजरस एंड सेवेज कम्युनिटी के तौर पर देखना प्रारंभ किया। सो न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम सडनली चेंज द लाइफ्स ऑफ पास्टोरलिस्ट, जो उनको एडवर्सली अफेक्ट करता है, उनके पास्टोरल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को शन कर डालता है। तो पास्चर्स ड्राई हो गए, पास्टोरलिस्ट की लाइफ अफेक्ट हो गई ड्रॉट की वजह से हर जगह। यही एक बड़ा कारण था कि ट्रेडिशनली पास्टोरलिस्ट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड जो मसाई थे दे वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया कन्फाइंड विद इन ए रिजर्व, और दे वर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स। तो जिस प्रकार एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रिंक करता है उसका जो एडवर्स इफेक्ट था ड्रॉट इंक्रीज करता है इंटेंसिटी में, और इस प्रकार पूरी पास्चर ड्राई हो जाती है। लेकिन नॉट ऑल वेर इक्वली अफेक्टेड। मसाई लैंड में भी सभी पास्टोरिस्ट इक्वली अफेक्टेड नहीं होते हैं चेंज से कॉलोनियल पीरियड में। जो प्री कॉलोनियल टाइम्स में मसाई सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई थी टू सोशल कैटेगरीज में, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। तो जो एल्डर्स थे वो दे फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड सेटल डिस्प्यूट्स। जो वॉरियर्स थे वो यंगर पीपल के थे, मेनली रिस्पॉन्सिबल थे वो प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब के लिए, और वो डिफेंड करते थे अपनी कम्युनिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स करके।
ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक सीरीज ऑफ मेजर्स जिसका इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है इस फॉर्म में कि वो दे एडमिनिस्टर्ड द अफेयर्स ऑफ द मसाई। उन्होंने चीफ्स को अपॉइंट करना शुरू किया डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई में, जिनको बनाया जाने लगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दिया गया उनकी रेडिंग एंड वॉरफेयर पे, और ये जो चीफटेंस हुआ करते थे वो सर्वाइव करने के लिए डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्रॉट से मैनेज किया करते थे अपने लाइफ को। लेकिन लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पास्टोरलिस्ट्स वाज डिफरेंट। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमिनिन वो अपने सब कुछ खो चुके। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स। कुछ लोग तो ऐसे थे जो काम करते थे एज चारकोल बर्नर्स, और कुछ ऐसे थे जो और जॉब्स किया करते थे अपने लाइफ को सर्वाइवल देने के लिए। तो जो सोशल चेंजेस मसाई की ज़िंदगी में आती है वो सोसाइटी में आती है। इट ऑकर्ड एट टू लेवल्स। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन द एज between the elders and the warriors was disturbed. Through it did not break down entirely. Second, a new distinction between the wealthy and the poor pastoralists developed. तो कंक्लूजन के तौर पर इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो पास्टोरल कम्युनिटीज़ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं बाय द चेंजेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। उनके पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी अफेक्ट होते हैं। न्यू लॉज के बन जाने से, न्यू बॉर्डर्स के रेस्ट्रिक्ट हो जाने से पास्टोरलिस्ट्स उसको बहुत डिफ़िकल्ट पाते हैं टू मूव इन सर्च ऑफ पास्चर्स एंड ग्रेजिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। और टाइम ऑफ ड्राउट होता है जब, तो उनके बड़ी मात्रा में कैटल मर जाया करते हैं। फिर भी पास्टोरलिस्ट ने जो अडॉप्ट किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। न्यू टाइम्स में उन्होंने अपने आप को अकोमोडेट किया। दे चेंज द पाथ्स ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट ऑल्सो। दे रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स। They press for rights to enter new areas. They exert political pressure on the government for relief, सब्सिडी के लिए, और कई और फॉर्म्स में सपोर्ट और डिमांड के तौर पर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज के लिए वो अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ना सीख चुके, और वो आज भी कंटिन्यूड है। दिस इज़ हाउ वी हैव अंडरस्टूड द पास्टोरलिस्ट इन द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म and in the modern India and in Africa. I am pretty sure with this you must have understood the chapter precisely. Stay tuned. DNA Education for more such audios. Thank you.